एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। बच्चों, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि आज के इस सेशन में बच्चों हम लोग करने वाले हैं वाटर रिसोर्सेज के टॉप 10 केस बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट। तो बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग आज की इस क्लास में अटेम्प्ट करेंगे। 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे बेसिकली स्पेसिफिकली फ्रॉम दिस चैप्टर अलोन, ताकि बच्चों आप लोगों की अच्छे से रिवीजन हो जाए कि किस तरीके से इस चैप्टर से अगर केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो कौन से आएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम जो कराएंगे ना उन्हीं में से आएगा कोई ना कोई। तो चलिए फटाफट से अपने सेशन को कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं यार, और आप सभी को पता है कि केस बेस्ड क्वेश्चन में पैराग्राफ से ही तो आंसर लिखने होते हैं, तो फटाफट से पढ़ लेते हैं। टुडे, आजकल के टाइम पे डैम्स आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूजेस, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग एक्सेट्रा। हेंस डैम्स आर रेफर्ड टू एज द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि आजकल के टाइम में डैम्स को इतने सारे पर्पसेस के लिए यूज करा जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप खेती बाड़ी के लिए पानी चाहिए इसलिए डैम बना रहे हो। डैम बनाने के पीछे बहुत से रीजंस हैं। आप उससे बिजली भी जनरेट करते हो, आप उससे पानी जो है घरों में इंडस्ट्रीज तक पहुंचाते हो, आप उससे जो है फ्लड को रोकने की कोशिश करते हो, लोग घूमने फिरने जाते हैं, शिप्स वगैरह भी चल जाती हैं, और जो एक तरीके से रेजर्वोयर क्रिएट करा जाता है, फिश ब्रीडिंग, ये सारी चीजें जो हैं हो रही हैं। दैट इज वाई इनको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोला जाता है। पहले के टाइम पे सिर्फ पानी को इम्पाउंड करा जाता था, लेकिन आजकल के टाइम पे बहुत सी चीजें होने लग गई हैं। फॉर एग्जांपल सतलुज ब्यास रिवर बेसिन में भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है, जिसको यूज करा जा रहा है बोथ फॉर हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन। हाइडल पावर प्रोडक्शन का मतलब है कि वहां से बिजली भी जनरेट करी जा रही है और पानी जो है खेतों तक भी पहुंचाया जा रहा है। सिमिलरली जो हीराकुद प्रोजेक्ट है महानदी बेसिन में, महानदी में वहां पर हम लोग देख रहे हैं फ्लड कंट्रोल, वाटर को कंजर्व करा जा रहा है, फ्लड कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस विद देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट approach were thought of as the vehicle that would lead the nation to the development and progress, overcoming the handicap of its colonial past। तो बच्चों हम लोग देखते हैं आज़ादी से पहले हमारा जो colonial past रहा है, ब्रिटिश रूल रहा है, उस टाइम पे हम लोग जकड़े हुए थे। we were kind of handicapped, we were not moving forward, and उसी handicap से निकलने के लिए हमको ऐसा लगा कि डैम्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स का क्रिएशन इज द वे विच विल लीड अस टू डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था, जिसका ये मतलब था कि उससे जो है एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट, विलेज इकोनॉमी की डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन से इंटीग्रेट होगी और अर्बन इकोनॉमी भी ग्रो होगी। तो नेहरू जी को ये लगता था कि डैम्स के बनने से देखो इरिगेशन के लिए भी पानी मिलेगा, क्रॉप्स भी प्रोड्यूस होंगे, इंडस्ट्रीज को भी पानी मिलेगा, और कहीं ना कहीं विलेज इकोनॉमी भी ग्रो होगी, अर्बन इकोनॉमी भी ग्रो होगी। एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज फाउंड इन द सतलुज ब्यास रिवर बेसिन। सतलुज ब्यास रिवर बेसिन में कौन सा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है? तो बच्चों याद रखिएगा, इट इज द भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। अभी अभी हमने पढ़ा था हाइडल पावर जनरेशन में मदद कर रहा है, इरिगेशन में मदद कर रहा है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुद डैम कौन से रिवर पे बना है? तो इट इज ऑन द रिवर महानदी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कौन से पर्पसेस के लिए डैम्स को ट्रेडिशनली बनाया जाता था? फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, फॉर सप्लाइंग वाटर टू इंडस्ट्रीज, टू इम्बाउंड रिवर रेन वाटर, फॉर इरिगेशन, या फॉर फ्लड कंट्रोल। या ट्रेडिशनली बात की जा रही है पहले के ज़माने में, तो पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रीज नहीं, ये सब नहीं। पहले के ज़माने में बच्चों इरिगेशन करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए नदी के पानी को, बारिश के पानी को इम्पाउंड करके जमा करके रखा जाता था, और उसके लिए डैम्स को ट्रेडिशनली बिल्ड करा जाता था। चलिए, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ डैम्स? जो एडवर्स इफेक्ट का मतलब है कि एक नेगेटिव इफेक्ट डैम का कौन सा नहीं है? इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट तो ऑब्वियसली नेगेटिव इफेक्ट है। एक्सेसिव सेडिमेंटेशन ऑफ रेजर्वोयर, जो मिट्टी पत्थर जम जाते हैं रेजर्वोयर के नीचे, तो वो भी एक नेगेटिव इफेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, बहुत से लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ता है डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से, वो भी एक नेगेटिव इफेक्ट है। तो कौन सी चीज़ एक नेगेटिव इफेक्ट नहीं है? दैट इज फ्लड कंट्रोल। फ्लड कंट्रोल तो एक अच्छी चीज़ है यार, वो नेगेटिव कैसे हो गई? चलो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि बहुत ही लंबा सा हमको क्वेश्चन लग रहा है। चलो इसको पढ़ के देख लेते हैं बच्चों, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। Many thought that given the disadvantages and the rising resistance against the multipurpose projects, water harvesting system was a viable alternative both socio-economically and environmentally। तो यार क्योंकि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स डैम के कंस्ट्रक्शन को इतने ज़्यादा उसके बारे में डिसएडवांटेजेस हम लोगों ने पढ़ी हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमें लगा कि एक दूसरा अच्छा ऑप्शन क्या है, वाटर हार्वेस्ट करने का, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बनाने का। ठीक है, सोशो इकोनॉमिकली, सामाजिक रूप से भी, पैसे के मामले से भी, इकोनॉमिकली भी, इन्वायरमेंटली भी, प्रकृति को भी बचाने के मामले से, तो वाटर हार्वेस्टिंग इज अ बेटर ऑप्शन। एंशिएंट इंडिया में सोफिस्टिक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनते थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडिशन था वाटर हार्वेस्ट करने का।
People had in-depth knowledge of rainfall regime, soil types, developed wide-ranging techniques to harvest rainwater, groundwater, river water, flood water, in keeping with the local ecological conditions and their water needs. तो बोला जा रहा है पहले के ज़माने में भी लोगों ने सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बना रखे थे, वाटर हार्वेस्ट किया जाता था, लोगों को नॉलेज होती थी रेनफॉल के बारे में, सॉइल टाइप्स और अलग अलग टेक्निक्स, कैसे रेन वाटर को हार्वेस्ट करना है, ग्राउंड वाटर को, कैसे रिवर वाटर, फ्लड वाटर, इन सबको बचा के रखना है, तो लोगों को पता था इन सब चीज़ों के बारे में। हिल और माउंटेनियस रीजन्स के अंदर बच्चों हम लोग देखते हैं कि लोगों ने डाइवर्जन चैनल्स जैसे कि गुल्स और कुल्स बिल्ड कर रखे हैं वेस्टर्न हिमालयस में एग्रीकल्चर के लिए। तो गुल्स और कुल्स के अंदर पानी स्टोर करके रखा जाता है जिसको फिर एग्रीकल्चर में यूज़ करा जाता है। उसी के साथ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को प्रैक्टिस करा जाता है, पानी पीने के पानी को स्टोर करके रखा जाता है राजस्थान के अंदर। फ्लड प्लेन्स जो है बंगाल के, जहाँ बाढ़ आने की संभावना रहती है, वहाँ पर इनंडेशन चैनल्स को बिल्ड करा गया है। उसी के साथ साथ बच्चों हम लोग देखते हैं एरिड सेमी एरिड रीजन्स जो सूखे इलाके हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चरल फील्ड्स को ही रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया गया है। फील्ड के अंदर ही क्या होता है, जैसे गड्ढा सा बना लिया जाता है और आसपास पत्थर लगा दिए जाते हैं कि पानी आएगा तो इसी गड्ढे में स्टोर हो जाएगा और उसी से बाद में वो पानी सीप होता रहता है इनसाइड द फील्ड और एक तरीके से सॉइल भी मॉइस्चन हो जाता है। तो इसी चीज़ को हम खादिन्स और जोहाज का नाम देते हैं। खादिन्स जैसलमेर में और बाकी राजस्थान के हिस्सों में जोहाज का नाम दिया जाता है। सेमी एरिड रीजन्स और रीजन्स ऑफ राजस्थान में बच्चों बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में हम देखते हैं हर घर के अंदर मैक्सिमम ट्रेडिशनली अंडरग्राउंड टंकाज को कंस्ट्रक्ट करा जाता था पीने के पानी को स्टोर करने के लिए। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे रेन वाटर हार्वेस्ट करा जाता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस है। नंबर 1 क्वेश्चन इज एग्रीकल्चरल फील्ड्स जिनको रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स की तरह यूज करा जाता है उनको क्या बोलते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा था खादिन्स एंड जोहाज। ठीक है बच्चों, खादिन्स जैसलमेर में आई थिंक है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, खादिन्स जैसलमेर में बोला जाता है और जोहाज जो है बाकी राजस्थान के हिस्सों में बोला जाता है। जहाँ पे एक तरीके से जैसे देखो ये एग्रीकल्चरल फील्ड है तो ये पे आपने गड्ढा और ऐसे एक तरीके से दीवार सी बना दी। अब क्या होगा, यहाँ बारिश का पानी आता रहेगा, इधर ही स्टोर हो जाएगा वो पानी, नीचे जो है सीप इन होता रहेगा और जो है फील्ड को भी एक तरीके से मॉइस्चन कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर लेंगे। सूखे इलाकों में पानी की ज़रूरत भी है, इस वजह से खादिन्स और जोहाज को हम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स गुल्स एंड कुल्स आर बिल्ट? तो इट इज़ डेफिनेटली द वेस्टर्न हिमालयाज। गुल्स एंड कुल्स को बनाया जाता है, जैसे कि हिल टॉप है, यहाँ पर ऐसे एक गड्ढा सा बना लिया जाता है, इसी के अंदर पानी को स्टोर करके रख लिया जाता है, बाद में एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट इज डाइवर्जन चैनल्स जो कि वेस्टर्न हिमालयाज में देखने को मिलते हैं बच्चों, ये हैं गुल्स एंड कुल्स। वेस्टर्न हिमालयाज में तो गुल्स एंड कुल्स ही हैं। नेक्स्ट आ जाइए अंडरग्राउंड टैंक्स जो कि राजस्थान में देखे जाते हैं टू स्टोर रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग। तो दिस इज द ट्रेडिशनल टंका सिस्टम। घरों के नीचे जो है टंकास बना के रखते हैं जिससे घर भर भी ठंडे रहते हैं और लोगों को पीने का पानी भी मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि अर्थ 3/4 ऑफ द सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर, स्टिल देयर इज वाटर स्कैर्सिटी, दो वाटर इज कंसिडर्ड एज अ रेन्यूएबल रिसोर्स, इज इट्स अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड. A report by the Niti Aayog stated that around 2 lakh people die in India every year due to inadequate water supply. It is common perceptions that only dry states like Rajasthan face water problem, but the myth is broken by the recent ground water crisis in cities of Chennai and Delhi. Surprisingly, the lack of availability of water is also supplemented with quality of availability of water, which is a major source of many water-prone diseases in India. Effective measures have to be taken both by the state and the central government to ensure water security to its citizens, and problems should be resolved in the time-bound manner. 3/4 सरफेस जो है बच्चों अर्थ की वो पानी से ढकी हुई है, लेकिन फिर भी वाटर क्राइसिस हो रहा है, लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पानी एक रेन्यूएबल रिसोर्स है, रेन्यू हो जाता है नेचर द्वारा, लेकिन फिर भी पीपल आर फेसिंग अ वाटर क्राइसिस। यू नो द रीजन बिहाइंड इट। बताइए बच्चों, पानी एक रेन्यूएबल रिसोर्स है लेकिन फिर भी पीपल आर फेसिंग अ मेजर प्रॉब्लम, वाटर स्कैर्सिटी। पानी की कमी क्यों हो रही है जब रेन्यू भी हो जाता है? तो बहुत बेसिक सा रीजन है यार, क्योंकि हम जिस रेट पे उसको यूज कर रहे हैं वो उतनी रेट पे रिप्लेनिश नहीं हो रहा। यार देखो, मैं सपोज ये जो मेरी बॉटल है, मैं इसको ना एक टैप के नीचे रखती हूँ। मैं क्या करती हूँ, टैप खोलती हूँ, रेन्यू हो रहा है, पानी भरता जा रहा है, बट उसके भरने का एक रेट है, पर मैं उससे पहले ही ना पी लेती हूँ, बार बार पी लेती हूँ। तो यार वो भरेगा कैसे? क्या वो कभी भी पूरी तरह भर पाएगा? भर ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि वो अभी तो इतना भर ही नहीं रहा है और मैं उसको यूज करे जा रही हूँ, पिए जा रही हूँ। तो वही बात है कि वो इतनी तेजी से भर नहीं रहा है, बट आप उससे ज्यादा तेजी से उसका इस्तेमाल करे जा रहे हो, तभी वाटर स्कैर्सिटी हो रही है। हमें एक मिथ था कि सिर्फ शायद जो सूखे इलाके हैं राजस्थान से वहीं पे वाटर स्कैर्सिटी होती है, बट ये मिथ टूट गया है, क्योंकि चेन्नई, दिल्ली जैसे स्टेट्स में भी
प्रॉब्लम आ रही है, सिटीज में प्रॉब्लम आ रही है, स्टेट्स बोल रही हूँ, सिटीज में प्रॉब्लम आ रही है पानी की स्कैसिटी की। हम लोग देखते हैं बच्चों कहीं पे अगर पानी अवेलेबल है भी तो भी जो क्वालिटी है दैट इज इनएडिक्वेट, क्योंकि इतने ज्यादा जो है वाटर बॉर्न डिसीजेज हो जाते हैं, जो पानी से बीमारियां हैं वो फैल रही हैं। तो वही बात है, एक तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की दिक्कत है। कहीं पे अगर क्वांटिटी कम है तो वो दिक्कत है, कहीं पे अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो भी दिक्कत है। ठीक है, तो सेंटर और स्टेट दोनों को ही मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि वाटर सिक्योरिटी इंश्योर करी जाए नागरिकों को, और समय रहते रहते जो है सॉल्व कर लिया जाए। क्वेश्चन है, गिव रीजंस व्हाई रेनफॉल रिच स्टेट्स आल्सो फेस वाटर स्कैसिटी। जिन स्टेट्स में रेनफॉल बरसात एम्पल अमाउंट ऑफ बारिश हो रही है वहां पर भी वाटर स्कैसिटी क्यों हो रही है? क्योंकि बच्चों हम लोग देखते हैं कि ग्राउंड वाटर को हम लोग ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इरिगेशन के पर्पसेस के लिए, दूसरे कमर्शियल पर्पसेस के लिए, जो हमारी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ओवर पॉपुलेशन है, लाइफस्टाइल लोगों के बदल रहे हैं अर्बन रूरल एरियाज में। तो इन सभी चीज़ों की वजह से हम लोग देखते हैं रेनफॉल रिच स्टेट्स में भी वी आर फेसिंग अ वाटर स्कैसिटी। ठीक है, तो इट इज एक्चुअली द ओवर यूटिलाइजेशन, द ओवर कंजम्पशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज अलॉन्ग विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इन सभी चीजों की वजह से एवरीथिंग इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वाटर स्कैसिटी इन द रेनफॉल रिच रीजन्स। राइट सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस। बच्चों अब यहां पर ना देखो, अब ये क्वेश्चन एक तरीके से इन्होंने ऐसे बोला हुआ है गवर्नमेंट इनिशिएटिव बताओ। अब यहाँ पे देखो ऐसा लिख रखा है, बट मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन केस बेस्ड में आएगा। स्टिल आप लोग एक दो इनिशिएटिव पढ़ लो, क्योंकि जाहिर सी बात है हो सकता है कि कभी कोई क्वेश्चन आ जाए। पता होना चाहिए आपको एक दो इनिशिएटिव जो सरकार ने लिए हैं पानी की किल्लत को हटाने के लिए। जल जीवन मिशन है, रूरल हाउस होल्ड को टैप वाटर मिले 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे रेगुलरली, तो ये एक सरकार द्वारा वो जो है चीज करी गई है। बट वैसे केस बेस्ड में हमेशा जो है पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ओके ओके, दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन बच्चों। अच्छा हमने पढ़ा ही नहीं, मैं सोच रही क्या क्वेश्चन है। ओके ओके ओके, फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। सिंस द एंशिएंट टाइम्स आवर एंसेस्टर्स नो द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड इट्स conservation, and for that purpose they built multiple structures popularly known as dams. Not surprisingly, India has continued this tradition by building various dams alongside many river basins, and Jawaharlal Nehru proudly proclaimed the dams as the temples of modern India, not only as water reservoir. Dams have various multi-purpose role to play. Dams now had become one of the symbols of advancement of science and technology in modern India. So, यहाँ पर बात की जा रही है कि बहुत पुराने समय से ही हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं बच्चों, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उन लोगों को वाटर कंजर्वेशन के बारे में नॉलेज थी, एंड इसी पर्पस के लिए उन लोगों ने क्या करा, स्ट्रक्चर्स बिल्ड करे जिनको हम डैम्स के नाम से बुलाते हैं। और इंडिया ने यही ट्रेडिशन कंटिन्यू करा है, बहुत से डैम्स भी बनाए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला है। ठीक है, और डैम्स एक तरीके से सिंबल बन गए हैं जिससे कि हम लोग मॉडर्न टाइम्स में डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, एडवांसमेंट हो रहा है, ऑल ऑफ दैट। नेहरू जी ने टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों बोला बच्चों डैम्स को? तो यहां पर ना आपको आंसर खुद से लिखना होगा कि नेहरू प्रोक्लेम्ड द डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया because it could integrate the development of the agriculture and the local villages along with the development of the industries and the urban economy. तो विलेज इकोनॉमी अर्बन इकोनॉमी के साथ साथ दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं डैम्स, एग्रीकल्चर की मदद कर रहे हैं, अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रीज की मदद कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई ही कॉल्ड डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट इज, अपार्ट फ्रॉम वाटर रिजर्वॉयर व्हाट आर द अदर पर्पसेस ऑफ बिल्डिंग द डैम्स? पानी का रिजर्वॉयर तो बना रहे हो, लेकिन और कौन से पर्पसेस है डैम्स को बिल्ड करने के? बच्चों बहुत सारे पर्पसेस हैं, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इंडियन नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग, ठीक है, बहुत सारे पर्पसेस है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, आपको पता ही है डैम, तो उसके आप अलग अलग पर्पसेस यहाँ लिख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो अपने आप से लिख लोगे ना? ओके, एक सेकेंड में यहाँ पे पहले ही बता दूं, बहुत सारे पर्पसेस है डैम्स को बिल्ड करने के। नेक्स्ट पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन इज
The tragedy in Kerala has highlighted the risks of extra water accumulation in the dams. Greater than 20 dams launched water that cascaded down the hills, leaving at the back a trail of destruction. For independent geologists and hydrologists, the dams represent a nightmare, an ephemeral triumph of engineering over common sense and the herbal sciences. Increasingly more, it is evident that dam proponents are ignoring critical decision-making records now to be had on पैटर्न्स ऑफ रेनफॉल जियोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। तो बच्चों ये काफ़ी हाई फाई इंग्लिश में लिख डाला है। क्या मतलब है इस पूरे पैराग्राफ का? तो बोला जा रहा है कि केरला में एक ट्रेजेडी हुई जिसमें बोला कि मतलब उस ट्रेजेडी के बाद हमें पता चला कि रिस्क ऑफ एक्स्ट्रा वाटर एक्यूमुलेशन इन डैम्स, कभी कभी डैम्स में ज़रूरत से ज़्यादा पानी एक्यूमुलेट हो जाता है। 20 डैम्स ने पानी लॉन्च कर दिया एक साथ में, जिसने जो हिल्स के नीचे कैस्केड करता है और जिसकी वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्शन कॉज हो जाता है। तो एक तरीके से एक नाइटमेयर है हमारे जियोलॉजिस्ट और हाइड्रोलॉजिस्ट के लिए। ढंग से डिसीजन लेने की जरूरत है व्हेनेवर यू आर कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। और ये सब दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, दिक्कतों को हटाने के लिए डैम्स लाए थे, उससे दिक्कत हो रही है। कौन से कॉन्स का मतलब होता है बच्चे डिसएडवांटेजेस। अब यार ये ना देखो, अब यहां पर ऑल्दो इस पैराग्राफ के अंदर आपको बहुत सारे डिसएडवांटेजेस डैम्स के नहीं बताए हैं, बट क्योंकि आप लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा है तो वहां पर आपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम्स खुद से पहले से पढ़ के रखी है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यार हमने तो चैप्टर में ये चीज पढ़ रखी है ना, तो वी शुड नो अबाउट इट। तो तभी अब यहाँ पे जब कॉन्स पूछे तो डरना नहीं है, अरे ये तो पैराग्राफ में लिखा ही नहीं था, खुद से लिख देंगे यार। डैम्स एक तरीके से पानी का नेचुरल फ्लो स्टॉप करते हैं, माइग्रेशन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। कभी कभी जिन डैम्स को फ्लड कंट्रोल करने के लिए बनाया था वो फ्लड क्या करते हैं, एग्रावेट कर देते हैं, कभी कभी वो फ्लड लेकर आ जाते हैं, है ना। माइग्रेशन प्रॉब्लम, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन रेजर्वॉयर के नीचे एक्सेसिव सेडिमेंटेशन कर देते हैं, हमारी फ्लोरा फौना माइग्रेट नहीं कर पाती, रॉकी स्ट्रीम बेड। तो बच्चों ये सारी दिक्कतें जो हमने डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम्स पढ़े हैं आप वो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। एनीथिंग नाउ, हाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सोशल इम्पैक्ट भी है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो है ही, सोशल इम्पैक्ट भी है। लोगों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो लोग उस एरिया के आसपास रहते हैं, फिर जब डैम कंस्ट्रक्शन होती है उन लोगों को अपना घर बार, अपना जीवन यापन, हर चीज छोड़ के जाना पड़ता है, डिस्प्लेस होना पड़ता है ना। आजू बाजू की जो जमीन होती है वो पूरी सबमर्ज हो जाती है पानी के नीचे और इन्वायरमेंटल बैलेंस खराब हो जाता है। Also, by alternating the very purpose of dam, like giving priority to urban area, creates a resentment in the local area people, which ultimately leads to various social problems, movements like the नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो बहुत सी सोशल मूवमेंट्स को भी राइज दिया है डैम कंस्ट्रक्शन। सारी डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट है 5 डैम्स के बारे में लिखिए और कौन से रिवर्स पे वो कंस्ट्रक्टेड है उनके बारे में लिखिए। सरदार सरोवर डैम रिवर नर्मदा, हीराकूद डैम रिवर महानदी, नागार्जुना सागर कृष्णा, मेतूर डैम कावेरी, सल्लर डैम चिनाब। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है रिवर, सॉरी यहां पे लिखा है डैम का नाम और यहां पे लिखा है उसका रिवर। ठीक है, चलो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पे आ गए हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के ऊपर है ये। नर्मदा बचाओ आंदोलन और द सेव नर्मदा मूवमेंट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन that mobilized the tribal people, the farmers, the environmentalists, the human rights activists against the Sardar Sarovar Dam being built across the Narmada River in Gujarat। तो बच्चों आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जब मैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करती हूँ या सेव नर्मदा मूवमेंट की बात करती हूँ, ये मूवमेंट चालू करी गई थी एनजीओ द्वारा, जिसने जो ट्राइबल लोग थे, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, फार्मर्स थे, इन सभी को इकट्ठा करा और ये सारे लोग एक तरीके से प्रोटेस्ट करने लगे किस चीज के खिलाफ, नर्मदा रिवर पे जो सरदार सरोवर डैम बिल्ड किया जा रहा था गुजरात के अंदर, उसके खिलाफ ये लोग गए थे। ओरिजिनली इनका फोकस था एनवायरमेंटल इश्यूज पे, प्राकृतिक मुद्दों पर, जैसे कि जो आसपास के ट्रीज होंगे वो पानी तले सबमर्ज हो जाएंगे। लेकिन रिसेंटली इनका जो फोकस है वो आ गया पुअर सिटीजन्स के ऊपर, स्पेशली द आउटस्टीज, द डिस्प्लेस्ड पीपल, टू गेट फुल रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। पीपल फेल्ट दैट देयर सफरिंग वुड not be in vain, accepted the trauma of displacement, believing in the promise of irrigated fields, plentiful harvest. So often the survivors of the Rihan told us that they accepted their sufferings as a sacrifice for the sake of their nation, but now after 30 bitter years of being adrift, their livelihood having even being more precarious, they keep asking, are we the only ones chosen to make sacrifices for the nation? बच्चों नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सबसे पहले फोकस करा था कि इस डैम के कंस्ट्रक्ट होने से प्रकृति पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो क्योंकि प्रकृति के लिए वो चीज ठीक नहीं है कि बहुत सारे पेड़ पौधे सबमर्ज हो जाएंगे पानी के पानी जो डैम का पानी होगा उसके तले,
तो उस पर इन्होंने फोकस करा था। लेकिन बाद में अपना फोकस शिफ्ट करते एक सोशल इशू पे, सामाजिक मुद्दे पे, कि जो बहुत सारे लोग हैं जो आजू बाजू रह रहे हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन, दे वुड हैव टू लीव देयर हाउसेज, दे वुड हैव टू लीव द सोर्स थ्रू विच दे आर अर्निंग मनी, है ना। उन्हें अपना काम धंधा छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के इस एरिया से डिस्प्लेस होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ठीक है। उन्हें ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा सिर्फ अपने देश के डेवलपमेंट के नाम के लिए। बट क्या सिर्फ वही लोग सैक्रिफाइस करें और कोई नहीं सैक्रिफाइस करेगा? बच्चों, बात ये होती है कि इन लोगों को डिस्प्लेस तो कर दिया जाता है और वादे कर दिए जाते हैं कि दे विल बी रिहैबिलिटेटेड, राइट, दे विल गेट अ न्यू प्लेस, दे विल गेट द सेम हाउसेज, दे विल गेट देयर एग्रीकल्चरल लैंड, जैसे जैसे ये रहते थे वैसे इनको फैसिलिटी दोबारा मिलेगी, बट मिलती नहीं है। तो उनके लिए उनका घर बार छिन जाता है, जीवन यापन छिन जाता है। ऑलरेडी वो इंसान गरीब है, उससे आप वो भी छीन लोगे तो फिर क्या क्या डेवलपमेंट आप देश की कर रहे हो? एक डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, लेकिन उससे हमारे बहुत से गरीब लोगों की क्या डेवलपमेंट हो रही है? नहीं हो रही। तो वही वाली बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है सरदार सरोवर डैम का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो बच्चों, सरदार सरोवर डैम का ऑब्जेक्टिव क्या था? डैम कंस्ट्रक्शन क्यों करता है कोई भी? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, फ्लड कंट्रोल करने के लिए, इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए, डोमेस्टिक यूज, इंडस्ट्रियल यूज के लिए बिजली प्रोवाइड करने के लिए, तो वो सारे डैम कंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव। प्रोटेस्ट क्यों करा ट्राइबल पीपल ने? क्योंकि दे वर गेटिंग डिस्प्लेस्ड। ट्राइबल लोग प्रोटेस्ट क्यों करेंगे? बिकॉज पीपल्स हाउसेज वर बीइंग टेकन अवे फ्रॉम देम, पीपल्स लाइवलीहुड वाज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम देम, दे वर गेटिंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ओन होम्स, फ्रॉम देयर ओन हाउसेज। हाईलाइट द इश्यूज ऑन विच द सेव नर्मदा मूवमेंट वर्कड ऑन। बच्चों, क्या क्या इशू थे? तो यहाँ पर आप पूरा लिख सकते हो कि ओरिजिनली फोकस था एनवायरमेंटल इश्यूज पे कि ट्री सबमर्ज हो जाएंगे, लेकिन रिसेंटली रीफोकस हो गया डिस्प्लेसमेंट वाले पूरी चीज पर। तो यहां तक आप पूरा ये लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7th क्वेश्चन। लेट्स रीड द 7th क्वेश्चन फर्स्ट। The rainwater can be stored in the tankas till the next rainfall, making it an extremely reliable source of drinking water when all the other sources are dried up. Particularly in the summer, the rainwater, or the palar pani as commonly it is referred to in these parts, is considered the purest form of natural water. Many houses constructed underground rooms adjoining the tanka to beat the summer heat, as it would keep the room cool. Today, in western Rajasthan, sadly, the practice of rooftop rainwater harvesting is on the decline, as plenty of water is available due to the perennial Rajasthan canal, though some houses still maintain the tankas since they do not like the taste of the tap water. तो यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है कि बच्चों, जो टंका सिस्टम है जो राजस्थान के अंदर प्रैक्टिस करा जाता है, वहां पे रेन वाटर को स्टोर करके रखा जाता है। और क्यों स्टोर करके रखा जाता है? क्योंकि इसको पीने के पानी की तरह इस्तेमाल करा जाता है, पर्टिकुलरली जब कोई और सोर्स नहीं बचता राजस्थान के अंदर पीने के पानी के लिए, हर चीज सूख जाती है, तो इसका इस्तेमाल करा जाता है पीने के पानी के लिए समर के दौरान, गर्मी के मौसम के दौरान। रेन वाटर, जिसको यहाँ पे पालर पानी के नाम से जाना जाता है, पालर पानी का मतलब होता है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। तो राजस्थान के लोग ना इसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कंसिडर करते हैं। एंड बहुत से घरों के अंदर अंडरग्राउंड रूम्स हैं एडजॉइनिंग द टंका, जैसे घरों के नीचे ऐसे एक घर दूसरा घर, टंकाज है, जुड़ रखे हैं टंकाज, ठीक है। तो उससे जो है कमरे भी ठंडे रहते हैं, पानी भी मिल जाता है, हर चीज हो जाती है। उसी के साथ बच्चों यहाँ पे बात की जा रही है कि आज के टाइम पर ये जो प्रैक्टिस है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इट इज ऑन द डिक्लाइन, थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी हो गई है। तो आजकल हर कोई टंका सिस्टम कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है या टंका सिस्टम को यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि राजस्थान के अंदर एक पेरेनियल राजस्थान कैनाल बन गया है, जिसके थ्रू आउट द ईयर, पेरेनियल है तो थ्रू आउट द ईयर इस कैनाल के थ्रू पानी की अवेलेबिलिटी हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ घरों के अंदर आज भी टंका सिस्टम मौजूद है, क्योंकि इन लोगों को टैप वाटर, जो नलके का पानी है, उसका स्वाद पसंद नहीं आता, इन लोगों को वही अपना पालर पानी अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 1 है पालर पानी का मतलब क्या होता है? तो बच्चों अभी हमने देखा कि पालर पानी मीन्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। तो हमारे जो राजस्थान के लोग थे उनके लिए पालर पानी यानी कि जो बारिश का पानी है, दैट वाज कंसिडर्ड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। व्हाई इज द रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑन अ डिक्लाइन? आजकल राजस्थान में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एक डिक्लाइन पे क्यों है? लोग क्यों नहीं कंस्ट्रक्ट कर रहे, लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो यार बेसिकली यहाँ पे पॉइंट ये है कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज ऑन अ डिक्लाइन ड्यू टू द पेरेनियल राजस्थान कैनाल, ठीक है। सो इट इज ड्यू टू द पेरेनियल राजस्थान कैनाल, जिसकी वजह से लोगों के घर में टैप वाटर पूरे टाइम मौजूद है कि लोग टंका सिस्टम उतना यूज नहीं कर रहे हैं, इट इज ऑन अ डिक्लाइन। टंका सिस्टम यूजफुल क्यों है?
यूजफुल कैसे है बच्चों टंका सिस्टम, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एक तो ये एक रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर था टंका सिस्टम, कि जब बाकी सोर्सेस सूख जाते थे तो टंका सिस्टम से पानी मिलता था। साथ ही में क्योंकि अंडरग्राउंड रूम्स में टंकास बना देते थे, घरों को जोड़ जोड़ के टंका सिस्टम होता था, तो इससे समर हीट बीट करते थे आप, गर्मी बहुत होती है ना, तो गर्मी भी बीट करते थे क्योंकि उससे जो है घर ठंडे रहते थे नीचे टंका की कंस्ट्रक्शन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेघालय a 200-year-old system of tapping the stream and spring water by using bamboo pipes is prevalent. About 18 to 20 liters of water enters the bamboo pipe system, gets transported over hundreds of meters and finally reduces to 20 to 80 drops per minute at the site of the plant. बच्चों यहाँ पे पूछा जा रहा है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहाँ यूज करा जाता है, तो मेघालय में यूज करा जाता है। 200 साल पुराना सिस्टम है जहाँ पे आप स्ट्रीम और स्प्रिंग वाटर का इस्तेमाल करते हो। तो ऐसे आधी आधी बैम्बू पाइप को काट दिया जाता है, एक पाइप से दूसरी पाइप अटैच कर दी जाती है, ऐसे ऐसे पाइप्स को अटैच कर दिया जाता है, पानी एक जगह से एंटर करेगा, इधर से इधर बहेगा, इधर से इधर बहेगा, ठीक है। और एंड में आते आते यहाँ पे ऐसे छेद कर दिए जाते हैं छोटे छोटे, साइड के एंड पे आते थे जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे इन छोटे छोटे छेदों के थ्रू जो पानी है बूंद बूंद करके प्लांट तक मिल जाएगा। इस तरीके से यूज होता है, तो मेघालय में यूज होता है। कितना पुराना सिस्टम है, 200 साल पुराना सिस्टम है। कैसे सिस्टम काम करता है, तो इस तरीके से हमको लिखना है कि अबाउट 18 to 20 लीटर्स ऑफ वाटर बैम्बू पाइप को एंटर करेंगे, यहाँ से 18-20 लीटर पानी घुसेगा, हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होता रहेगा और फाइनली पहुंचते पहुंचते 20 से 80 ड्रॉप्स पर मिनट पे रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि यार आधा पानी तो बीच में वेस्ट हो गया, कहीं इधर उधर गिर जाता होगा, ठीक है। लास्ट में आते आते 20 से 80 ड्रॉप ही बचते हैं पर मिनट, जो कि प्लांट को मिल पाती है, ठीक है। तो हम सिस्टम डिस्क्राइब कर देंगे, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट है 9th और इसको हम रीड करेंगे। A dam is a barrier across the flowing water that obstructs, directs, retards the flow, creating a reservoir, lake और impoundment. तो बच्चों डैम एक बैरियर होता है, एक रुकावट है जो फ्लोइंग वाटर के अगेंस्ट बनाया जाता है, जो पानी को या तो रोक रहा है या तो एक दूसरी साइड रीडायरेक्ट कर रहा है या फिर रिटार्ड कर रहा है, वापस भेज रहा है फ्लो को। एक रेजरवॉयर क्रिएट करा जाता है, लेक या इम्पाउंडमेंट क्रिएट करी जाती है। जैसे ये डैम बनाया तो एक रेजरवॉयर क्रिएट कर लिया जाता है ना, यहाँ से पानी बह गया, ये रेजरवॉयर क्रिएट कर लिया। डैम्स को ट्रेडिशनली बिल्ड करा जाता था रिवर और रेन वाटर को जमा करके इम्पाउंड रखने के लिए, जिसको बाद में फिर एग्रीकल्चरल फील्ड में इस्तेमाल करा जाए। लेकिन आज डैम्स को सिर्फ इरिगेशन के लिए नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूजेस, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इंडियन नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग, इन सभी पर्पसेस के लिए यूज करा जाता है, तभी इसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोला जाता है। सतलुज ब्यास, भाखरा नंगल, हाइडल पावर प्रोडक्शन इरिगेशन, सिमिलरली हीराकुद प्रोजेक्ट इंटीग्रेट्स कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल, ठीक है। तो ये बात तो हमने पहले भी पढ़ रखी है। चलो क्वेश्चन, व्हाट इज अ डैम? What were dams built for and why are dams known as multipurpose projects? बच्चों इन तीनों का आंसर मैं आपको दे देती हूँ। देखिए, सबसे पहले पूछा गया है डैम क्या है, तो हम यही लिखेंगे कि डैम इज अ बैरियर, फ्लोइंग वाटर पे बनाया जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट, डायरेक्ट, रिटार्ड करने के लिए, रेजर्वर, लेक, इम्पाउंडमेंट को क्रिएट करता है। तो ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। दूसरा है क्वेश्चन, डैम्स को बनाया क्यों जाता था, डैम्स को क्यों बिल्ड करा जाता था? They were traditionally they were built to impound rivers rainwater that could be used later to irrigate agricultural fields. So it was built because of this purpose. और multi-purpose projects उनको क्यों बोला जाता है? तो हम बोलेंगे कि today dams are not just built for irrigation but for electricity generation, water supply, domestic industrial, flood control, fish breeding, सारी चीजें लिखकर they are therefore referred to as multi-purpose projects. Many uses of the impounded water are integrated with one another. क्योंकि बहुत सारे uses हैं, तो ये आपका थर्ड वाला आंसर हो गया, ठीक है, सिंपल। इसी तरीके से हमें करना है सब कुछ। अब ओके, लास्ट क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, फटाफट से इसको रीड करने की कोशिश कर लेते हैं। 96.5% of the total volume of the world's water is estimated to exist as oceans and only 2.5% as fresh water. तो बच्चों जितना भी पानी दुनिया भर में मौजूद है उसमें से 96.5% वो जो पानी है वो ओशन वाटर है और सिर्फ 2.5% पानी फ्रेश वाटर है। नियरली 70% ये जो फ्रेश वाटर का है वो आइस शीट और ग्लेशियर के फॉर्म में आकर करता है एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड और जो माउंटेनियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड है वहां पर, और लेस देन 30% ऑफ दिस इज स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड्स एक्विफर्स। मतलब कि बच्चों जो 2.5% भी है जो हमारे लिए मौजूद है उसमें से भी उस 2.5% का 70% तो एक तरीके से ग्लेशियर में है, आइस शीट्स में मौजूद है। सिर्फ 2.5% का 30% हमारे वर्ल्ड के ग्राउंड वाटर में मौजूद है पानी, बस। और इंडिया जो है नियरली 4% ग्लोबल प्रेसिपिटेशन को रिसीव करता है, मतलब वर्ल्ड में जितनी भी बरसात हो रही है उसमें से 4% हम रिसीव करते हैं और हम आते हैं नंबर 133 पे इन द वर्ल्ड
इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। एक साल में एक इंसान के पास कितनी वाटर अवेलेबिलिटी है, उस हिसाब से हम लोग वर्ल्ड में 133rd नंबर पे आते हैं। नहीं है भाई वाटर अवेलेबिलिटी इतनी। रेन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज इंडिया के हैं 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम के हिसाब से, जो रेन्यू होते जा रहे हैं, इतना हमें रेन्यू होके मिलता है। बट भाई ये कम ही है भाई। कितना वाटर फ्रेश वाटर के फॉर्म में है, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि 2.5% फ्रेश वाटर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें से 70% आइस शीट्स ग्लेशियर्स के फॉर्म में है और 30% ग्राउंड वाटर के फॉर्म में स्टोर्ड है। इंडिया की रैंक क्या है इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन, तो इंडिया की रैंक है 133rd इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इज ऑल द फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर अस फॉर आवर यूज? नो बच्चों, 2.5% ऑफ द फ्रेश वाटर में से 70%, 2.5 के 70% जो है वो आइस शीट ग्लेशियर के फॉर्म में है। हमारे पास सिर्फ ये 2.5 का 30% मौजूद है, जो कि ग्राउंड वाटर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके तो इसी के साथ बच्चों लोग हमारी आज की क्लास होती है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को इस चैप्टर के सारे केस बेस्ड क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी तरीके के केस बेस्ड क्वेश्चंस बच्चों आपके एग्जाम में भी आएंगे तो वी होप इसी में से आए। एंड आई विल ब्रिंग ऑल ऑफ दीज सेशंस बाकी चैप्टर्स के लिए भी। तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए प्यारा सा कोई, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आप लोगों ने नहीं करा है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड आई विल सी यू गाइज विद न्यू चैप्टर विद न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय टिल देन, बाय गाइस।